तो कल हम लोगों ने ग्राफ बनाए थे फ्रिक्शन इन अप्लाइड फोर्स पे। ग्राफ का पैटर्न कुछ इस तरह से आया था एंड आई थिंक आई टोल्ड यू इन दैट अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा फ्रिक्शन है, क्या नाम बताओगे? बोलो भाई। स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर मैंने आपसे बोला था यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और मैंने आपसे कहा था इस एंगल की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू कितनी आती है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। यहाँ तक अपन लोगों ने डिस्कस किया। अब उसी को हम लोग आगे कर रहे हैं। ये पहला सवाल है आपके लिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्सेज एट पॉइंट ए? देयर आर फोर ऑप्शन एफ जी एच आई। बताओ कौन सा सही है इसमें? कोई बोलेगा? देखो, आपको पता होना चाहिए फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ओनली स्टैटिक फ्रिक्शन विल वर्क। काइनेटिक फ्रिक्शन का काम ही नहीं है। तो ये ऑप्शन तो आपके दोनों चले गए। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे जिसमें आपको चेक करना कौन सा सही है कौन सा गलत, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ही काम करेगा। अब आप लोग फील करके मुझे बताओ विच ऑप्शन इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज अब फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जितना अप्लाई फोर्स करोगे उतना स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर, द ऑप्शन वन इज ट्रू। ये बात सबको फील हो गई क्या? आगे चलो। Yes, sir. गुड। एक सिचुएशन हो जाए। चलो यहाँ पे आप क्या सोचते हैं? अब देखो, बी रीजन है तो मुझे बताओ चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन तो आप ऑलरेडी कट कर दोगे? आई थिंक इट इज विजिबल, ये काइनेटिक फ्रिक्शन की रेंज है तो आपको पता चल गया ऑप्शन ए। बस ऑप्शन ए ही कटेगा। हाँ, अब इन तीनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, आपसे मैंने बोला था इस सिचुएशन में आने के बाद आपका क्या होगा, एफ के इज लेस देन एफ अप्लाइड। आपको याद आ रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी लेस देन द एफ अप्लाइड। ये बात याद आ रही नहीं आ रही आपको? बोलो। Yes, sir. तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा फील करा दिया है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको आप लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हो। और यहाँ से यहाँ तक अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन। इसके बाद अप्लाइड फोर्स इज नॉट इक्वल टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द अप्लाइड फोर्स। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ये बात सबको फील हो गई? Excuse me, sir. हाँ So could you explain that again, sir? Actually, I joined 1 minute later. बेटा, वी हैव डिस्कस द ग्राफ। In their graph, we have plotted the graph between applied force and friction. And we have discussed initially if you apply 1 Newton, friction is 1 Newton. 2 Newton, friction is 2 Newton. 3 Newton, friction is 3 Newton. It means graph will be a straight line. Is it okay to you? So this is the graph between applied force and Friction. okay. And this is the maximum value of the static friction. It is known as the limiting friction. After that, it drops and then kinetic friction come into play because body come into the motion. When body come into the motion, kinetic friction will come into play and it is always less than the limiting friction. अब ध्यान रहेगा आपको? Okay, sir. चलो देखो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ओनली, इसका आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है जिससे कि हम कुछ सवाल बनाएंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन, then limiting friction is given by mu s into n. This mu s is known as the coefficient of the static friction and it is definition क्या बोलोगे? It is the ratio of the force of limiting friction to the normal reaction. अच्छा, कोई मुझे बताएगा mu s की जो वैल्यूज होती है किस किस के बीच में हो सकती है? एनी वन ऑफ यू? देखो, आप न्यूमेरिकल जब सोल्व कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा mu s लाइज बिटवीन 0 and 1।
कभी आपने फील किया नहीं किया ये बताओ मुझे। वापस सुनो, आपको ये फील भी करना है, ध्यान में रखना है, जिससे आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फास्ट हो जाएंगे। जो स्टैटिक कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। आप सवाल करोगे आपको पता भी चल रहा होगा कैसे होती है क्या होता है। तो ये मैंने आपको कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन बता दिया, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बता दिया। उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल चुका हूँ। उसके बाद कम टू द काइनेटिक फ्रिक्शन, सेम थिंग। जो वहाँ पे एफ एस का फॉर्मूला था यहाँ पे लिखोगे आप एफ के इज प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन, एफ के इक्वल टू म्यू के इनटू एन, म्यू के इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो छोटी सी बात है आपको ध्यान रखनी है, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो म्यू के इज ऑलवेज। हाँ भाई, तो इससे पहले सर जो आपने एफपी लिखा था, व्हाट डिड इट स्टैंड फॉर? आई थिंक इससे पहले हमने लिखा था एफ लिमिटिंग इज प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन, एफ लिमिटिंग इज म्यू एस इनटू एन, म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ओके सर। एंड आपको ध्यान रखना होगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, छोटी छोटी बातें बोल दी मैंने, अब कुछ एप्लीकेशंस कर लेते हैं। अच्छा, पहला सवाल, ऑल ऑफ यू थिंक इट। आप इसका क्या आंसर देंगे? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन देखो, दिस इज राइट ऑप्शन। Ram tried to push a huge refrigerator from one corner to another corner, but he was unable to move it all. All of you intelligent. जितना आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो उतना फ्रिक्शन मिल रहा है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन है, एंड जैसे मोशन में आ जाएगा किसकी कंडीशन आ जाएगी? काइनेटिक फ्रिक्शन। आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर, ऑप्शन सी इज द ट्रू आंसर। यस सर। गुड, इसका क्या सोचोगे? Kinetic friction force, all of you know, directly depends on the normal reaction, and normal reaction depends on the mass. So I think everybody intelligent, option C is the true answer. चेक करो, आगे चलो। ओके, अब मुझे आप फटाफट फास्टली रिप्लाई करते रहो इन सब सवालों पे। फर्स्ट सिचुएशन, एक ब्लॉक का वेट है 20 न्यूटन एंड weight is 20 Newton. It is resting on the horizontal surface. Coefficient of static friction is given to you. Coefficient of kinetic friction is also given to you. आपको बताना how large is the friction force exerted on the block. आंसर बताओगे? आंसर क्या बोले? कैसा आया? जो आपने फॉर्मूला दिया था पहले। अगर अच्छा मुझे कोई बताएगा सोच के कि फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो इन दिस सिचुएशन, एनी वन ऑफ यू? बेटा देखो सवाल में आपको दिख रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन भी तो जीरो हो गया। बात फील हो गई क्या आपको? बोलो भाई। आगे देखो, बी पार्ट, इसका आंसर बताओ क्या बोलोगे? सेम ब्लॉक, same weight 20 Newton, coefficient of static friction is given to you, coefficient of kinetic friction is given to you, how great is friction force, the horizontal force of 5 Newton is exerted। अब बताओ क्या आंसर लिखोगे?
तो रिप्लाई करो 5 न्यूटन 5 न्यूटन वेरी गुड ऑल ऑफ यू नो सबसे पहले आप लिमिटिंग देखोगे लिमिटिंग कितना हो गया म्यू एस इंटू एन म्यू एस कितना है 0.4 नॉर्मल रिएक्शन लगाओगे 20 इंटू 10 तो ये आ गया आपका 8 न्यूटन ये लेकिन आपको क्या पता है अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन अप टू द स्टैटिक कंडीशन तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज गिवन बाय 5 न्यूटन एवरीबॉडी इज क्लियर और नॉट ये बात पता चल गई क्या आपको Yes, sir. आगे देखो सी पार्ट व्हाट इज द मिनिमम फोर्स दैट विल स्टार्ट द ब्लॉक इन मोशन बताओ सेम ब्लॉक सेम ब्लॉक है व्हाट इज द मिनिमम फोर्स दैट विल स्टार्ट द ब्लॉक इन मोशन कौन बताएगा देखो आपको पता है इंटरलॉकिंग है इंटरलॉकिंग आपको तोड़नी है तो आपको मैक्सिमम फोर्स एक बार तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा और मैक्सिमम के लिए क्या लिखोगे एफ मैक्सिमम इज गिवन बाय म्यू एस इंटू एन म्यू एस की जगह क्या लिखोगे 0.4 नॉर्मल रिएक्शन क्या लिखोगे 20 आपका आंसर आ जाएगा कितना आंसर आ जाएगा 8 न्यूटन आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ये बात सबको फील हो गई यस सर देखो ये सवाल इसीलिए दिया है कि इससे आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टैटिक कंडक्टिविटी कम टू द डी पार्ट अब मुझे बताओ डी पार्ट का क्या आंसर आएगा तुम रिप्लाई नहीं करते हो, फिर कैसे सीखोगे बता जो अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो 4 न्यूटन 4 न्यूटन गुड इससे बेटा रिप्लाई नहीं करो मेरा कहना मान लो अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे पार्ट नहीं लोगे तो यू विल बी इन ट्रबल आफ्टर सम टाइम गलत होने तो मैं बार बार समझा रहा हूँ पर पार्ट तो लो देखो जब मोशन में आ गया तो ओनली काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लिखोगे म्यू के इनटू एन म्यू के लिए क्या लिखोगे 0.20 एन कितना लिखोगे 20 तो देखो आपका आंसर आ गया 4 न्यूटन इज इट ओके और नॉट सबको फील हो गया Yes, sir. सर इससे पहले वाले पार्ट में सर हमने एफ मैक्स क्यों निकाला था? बेटा देखो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स दैट विल स्टार्ट द ब्लॉक इन मोशन स्टार्ट करने के लिए आपको पता है साइकिल आप चलाती हो तो जब फर्स्ट जब स्टार्ट करते हो सबसे ज्यादा पावर लगाती हो सबसे ज्यादा फोर्स लगाती हो ये बात पता है ना Yes, sir. so that is the limiting is given by mu s into m Okay, sir. okay come to the e part इसका क्या आंसर बोलोगे बताओ मैं 4 न्यूटन वेरी गुड बेटा आपको पता है जिससे 10 न्यूटन लगाओगे इट इज ग्रेटर देन द 8 न्यूटन 8 न्यूटन आपका लिमिटिंग था 10 न्यूटन इज ग्रेटर देन 8 न्यूटन बॉडी मोशन में आ गई मोशन में आ गई तो ओनली काइनेटिक फ्रिक्शन काम आएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन आप निकालोगे एफ के इक्वल टू म्यू के इनटू एन पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ म्यू के 0.20 एन इज 20 आपका आंसर आ जाएगा 4 न्यूटन क्या सभी लोगों को क्लियर हो गया कंसेप्ट आगे चलो Yes, sir. ओके Yes, sir. अच्छा एक सिचुएशन सोच के आंसर बताओ अच्छा फिगर नहीं है फिगर बना लेते हैं एक ब्लॉक ए इसका मास दे रखा अपने को 100 किलोग्राम रेस्टिंग ऑन अनदर ब्लॉक एक ब्लॉक है जिस पर आराम कर रहे हैं इनका मास है 200 किलोग्राम ठीक है जी एश्वर इन द फिगर हम बना रहे हैं ए होरिजोनटल रॉक टाइड टू द वॉल होल्ड इट ठीक है जी coefficient of resistance friction between A and B is given by 0.2 and while the coefficient of friction between B and ground यहाँ पे फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू है 0.3 the minimum force F required to start the motion okay F की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए चलो भाई सोच के बताओ मुझे सवाल सब पहले तो बताओ आपको सवाल समझ में आ गया क्या अरे ये तो बोलो सवाल समझ में आ गया क्या यस सर
अब बताओ, आपको बी को मूव करना है, कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि आपका बी हिल जाए? देयर आर 4 ऑप्शंस। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, चेक करके चलो साथ साथ। सबसे पहले मुझे बताओ, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन लगा रहा हूं मैं, तो ए पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा और बी पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? देखो मैंने आपको 1 और 2 करना सिखाया था, आपने 1 और 2 किया, तो बताओ 2 आगे जा रहा है पीछे जा रहा है? टुवर्ड्स राइट। 2 देखो टुवर्ड्स राइट, तो फ्रिक्शन कहाँ लग गया? पीछे। तो ये फ्रिक्शन लग गया पीछे, इसको फर्स्ट फ्रिक्शन बोल देते हैं, इस पर फ्रिक्शन लग गया आगे। इज इट ओके और नॉट? ये एक पहला फ्रिक्शन तो लग गया, फिर अगला फ्रिक्शन देखो। अब ग्राउंड में देखो, अब 2 आगे ही जा रहा है, आपको पता चल गया, या नीचे ग्राउंड और बना लो, ये आपने ग्राउंड बना लिया नीचे। एबीडी में तो सब कुछ अलग करके बनाना पड़ेगा, तभी एबीडी ढंग से बनेगी हमसे। अब ये आगे, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है F2 और इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है F2, तो अल्टीमेटली बी पे जो अप्लाइड फोर्स होगा, एटलीस्ट अप्लाइड फोर्स शुड बी इक्वल टू F1 प्लस F2। ये बात आपको फील हो गई क्या? यस सर। ओके, तब आपको इतना फील होगा तो मुझे बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द F1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द F2? बोलो। कोई भी बोल सकता है अगर किसी को आइडिया लग रहा है तो। देखो, F1 is the friction force between 1 and 2, A और B। तो क्या मैं लिख सकता हूँ F1 इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा? 0.2। एन की जगह एक का मास कितना है? 100, है ना? तो क्या लिखेगा? 100 इंटू 10। क्या सबको F1 क्लियर हो गया? मैंने F1 कैसे लिखा है? क्या डाउट है? अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। तो अब आप लोग ट्राई करो, मुझे F2 की वैल्यू बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द F2? 900। 9। वेरी गुड, बस मुझे वही ढंग से सुनना था। बच्चे F2 में क्या करते हैं जनरली? ओनली बी का मास ले लेते हैं। अब ध्यान देना, जब यहाँ पे F2 देख रहे हो, ये F2 देख रहे हो, तो इसमें इसका भी मास काउंट होगा, इसका भी मास काउंट होगा, बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन। हाँ, अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता, हाँ ये और क्लियर कर दूं, अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता, स्मूथ होता, तो एक का मास काउंट नहीं होता है। ये बात आपको पता है नहीं पता? मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है, तो जब मैं F2 निकालूंगा तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, म्यू इंटू एन। म्यू तो मैं कितना लिखूंगा? 0.3। अब एन में क्या लिखूंगा? mg। mg का मतलब इसका मास भी लूंगा, इसका मास भी लूंगा, तो 100 प्लस 200 इज 300 इंटू 10। ये मेरा F2 निकलेगा। अगर बाई चांस सवाल में लिखा होता यहाँ पे स्मूथ है सरफेस, तो आप आर यू एग्री कि हम M1 काउंट नहीं करते? ये बात आपको फील हो रही नहीं होती? बोलो तो सही। सर ऐसा क्यों करिए कि मास तो सर दोनों का ही है। क्या कह रहे हो बेटा, वापस बोलना। सर अगर उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो सर हम उसका मास क्यों नहीं काउंट करेंगे, जबकि सर ए बेटा ब्लॉक तो रखा अब है। इस फोर्स का कोई मतलब ही नहीं है, ट्रांसफर ही नहीं हो रहा ना कुछ भी इधर। तुम इससे इधर कुछ ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे हो, वो बेचारा काम में ही नहीं आ रहा, वो तो वही का वहीं गिर जाएगा, कोई साथ तो चलेगा ही नहीं। अगर तुम इसको खींचोगे और ये स्मूथ सरफेस है, तो ये तो वहीं का वहीं गिर जाएगा ना नीचे। फील हुआ ये बात? यस सर। तो अब इसका ओके सर। हाँ, सर इसमें हमें सर ये कैसे पता है कि सर कौन सी साइड में फ्रिक्शन लगेगा सर, क्योंकि हमें डायरेक्शन से ये रखे। देखो बेटा, अच्छा पहले बताओ, ये आंसर आपका 1100 आ गया, ये आंसर तो आपको क्लियर हो गया। यस। अब डायरेक्शन ओके। सोचो। अब डायरेक्शन बताता हूँ आपको कैसे पता लगेगा। हमने कल एक ट्रिक सीखी थी। इफ आई से दिस इज वन ब्लॉक एंड दिस इज अनदर ब्लॉक, अभी मैं गैप दे रहा हूँ पास पास में, आपको समझाने के लिए गैप दे रहा हूँ। एंड सपोज यू आर अप्लाइंग द फोर्स हियर एंड दिस इज ग्राउंड, और आपने ये फोर्स लगाया है। अब मैंने कहा ए और बी के बीच सोचना, 1 और 2 मार्क कर लो। अब फील करके बताओ, 2 रिलेटिवली आगे जा रहा है पीछे जा रहा है?
टू राइट में जा रहा है लेफ्ट, टू राइट में जा रहा है लेफ्ट में जा रहा है, ये बताओ फोर्स सर लगा राइट। राइट। तो टू पे फ्रिक्शन कहाँ लग गया? पीछे। तो टू पे फ्रिक्शन पीछे लग गया तो ए पे उतना ही फ्रिक्शन आगे लग जाएगा, ये बात क्लियर हो रही है? सर ए पे उतना ही फ्रिक्शन आगे क्यों लगेगा? बेटा रिलेटिवली ए कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है ना रिलेटिवली। अब रिलेटिव फील करो, जब टू आगे जाता जा रहा है तो टू के रेस्पेक्ट में ए पीछे चला गया ना, यस सर। तो फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन। अब बी और ग्राउंड में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मार्क कर दो 3 पॉइंट, यहाँ पे मार्क कर दो 4 पॉइंट। बताओ 3 पॉइंट राइट में जा रहा है लेफ्ट में जा रहा है? राइट। तो फ्रिक्शन कहाँ लगाओगे? पीछे। इसको एफ डैश कर दो, उतना ही फ्रिक्शन ग्राउंड पे आगे लग जाएगा। अभी भी आपको फील नहीं हुआ तो बोलो, हो गया तो बोलो हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर उसके बाद सर हमने ए का भी तो F1 लिया था सर। सर ये तो F2 हुआ ना? हाँ, मैंने एफ डैश लिख दिया, एक ही बात है। एक जगह पहले F1 F2 लिखा था, अब एफ और एफ डैश लिखा। डिफरेंस तो कर ही दिया ना लेबलिंग में। ओके सर। देखो ओके, उसके बाद एक सिचुएशन और है। अपनी अपनी कॉपी में एफबीडी बना लो और मेरे साथ चेक करो। देखो मैं बार बार शायद कन्वे करते जा रहा हूँ इतने दिनों से, लास्ट काफी टाइम से एनएलएम में आपको काफी मास्टरी करनी है इफ यू वांट टू विन द मैच। जो आपका लाइफ का एक मैच है, बहुत बड़ा मैच खेलने वाले हो, मैच आपको जीतना है, एनएलएम में आपकी मास्टरी होना बहुत कंपलसरी है। देखो अब हम इसकी एफबीडी बना रहे हैं ब्लॉक की, है ना? ध्यान देना, वॉल है, वॉल तो रफ वॉल है, तो घर में दीवार होती है। ऑल ऑफ यू एग्री वेट विल एक डाउनवर्ड, ये बात तो फील होगी सबको। अब देखो स्लिप तो इसी सरफेस पे होगा ना, ये बात तो पता हो गया, इसी सरफेस पे स्लिप हो रहा है हैं? तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, ये बात फील हो गई आपको? चेक करो। एंड नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर सरफेस इन कांटेक्ट, ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन आ गई। तो आप लोग चेक करो, क्या सभी का एफबीडी यही बनेगा कि जो मैंने बनाया है? ओके तो ओके, डाउट तो पूछो, डाउट है? एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। हाँ ऑल ऑफ यू नो, जिंदगी में सबसे टफ काम है, सबसे लंबा टाइम लेता है चलना सीखना। एक बच्चा जो होता है, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, एटलीस्ट ही और शी टेक 6 to 7 मंथ की अच्छी तरह ढंग से चले, क्योंकि उसको उस वक्त फिजिक्स इतनी नहीं आती, 6 महीने लग जाते हैं उसको फिजिक्स सीखने। और आफ्टर 6 मंथ वो क्या सीखता है कि मुझे पाँव इस तरह से रखना है ग्राउंड पे। जब मैं पाँव ऐसे रखूंगा तो मैं ग्राउंड पे एक्शन लगाऊंगा और ग्राउंड मुझे रिएक्शन देगा। उस रिएक्शन के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट मेरे वेट को बैलेंस करेगा जिसे मैं गिरूंगा नहीं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मुझे मोशन प्रोवाइड करेगा। मैं ये तो फिर कहानी है, बट वॉकिंग ऑफ ए पर्सन आपको आना चाहिए, आप आदमी कैसे चलता है। आप जमीन पे इंक्लाइन फोर्स लगाते हो, आपको रिएक्शन मिलता है, रिएक्शन का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स देता है, एक कंपोनेंट आपकी बॉडी को बैलेंस करता है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ये बात आपको ध्यान रहेगी। आगे चलो। बोलो भाई। Yes. मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ऑल ऑफ यू नो छोटी क्लास में पढ़ा था, यू आर रिड्यूसिंग द, तो देख लेना वीडियो में, खास बात है और क्राफ्ट ऑल ऑफ यू नो सेक्शन में होता है। एंड मैग्नीट्यूड नो फ्रिक्शन बिकॉज देयर इज नो कांटेक्ट, ये समझाना है मुझे। अच्छा देखो, हम लोग पॉलिश करते हैं तो फ्रिक्शन डिक्रीज होता है। इफ वी ग्रेटली पॉलिश द सरफेस, फ्रिक्शन विल इंक्रीज और डिक्रीज। बताओ मुझे, आप सरफेस को बहुत शानदार पॉलिश पे पॉलिश किए जा रहे हो तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? बोलो भाई। सर डिक्रीज। मैं आंसर दे दूँ मुझे, And इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज। और सबसे सिंपल एग्जांपल, अगर आप एक न्यूज़पेपर टेबल पे रखते हो, उसमें पानी डाल दो, अगर कुछ जगह थी यहाँ पे खाली, बाई चांस आपने पानी डाल दिया, स्मूथ सरफेस बना दिया, अब आई थिंक ऑल ऑफ इंटेलिजेंट, आप इस पेपर को मूव कर ही नहीं सकते,
ये बात आपको पता है? तो एक चीज आपको पता चल गया, अगर आप सर एक लिमिट से ज्यादा पॉलिश कर दोगे, अगर आप कैरम खेलते हो घर पे, आप खूब सारा पाउडर डाल दो, लिमिट से ज्यादा पाउडर डाल दो, आपका देखना अभी जो स्ट्राइकर है इजीली मूव नहीं कर पाएगा, तो प्रैक्टिस करके देखना। तो एक लिमिट से अगर आपने पॉलिश कर दिया तो अगेन फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले, कुछ जबरदस्त एक क्वालिटी का फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? चलो इसको आप लोग सोचो और मुझसे डिस्कस करना। कुछ बच्चे जो मुझसे भेज रहे हैं, तो मैं सभी लोगों को बोलूंगा, सबको मुझे आंसर देना है इसका। When we greatly polish the surface beyond a certain limit, again friction will come into play और शानदार वाला फ्रिक्शन मिलेगा। तो आपको मुझे आंसर डिस्कस करके भेजना है, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन, कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको बोल देता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आप लोग बुक में पढ़ते हो वही मैं बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एक तो हम ये पढ़ते हैं फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। आपने एक सवाल पढ़ा होगा कि अगर आप साइकिल चलाते हो, ब्रेक लगाते हो, तो जो ब्रेक शू होते हैं, अगर वाइड लगाओ या नेरो लगाओ, दोनों का सेम इफेक्ट होता है। क्या आपने ये लॉजिक पढ़ा है कहीं पे जो मैंने लिखा है? नहीं पढ़ा तो वो ध्यान रखना है। जो आपके साइकिल के ब्रेक शू होते हैं, वो चाहे वाइड लगाओ चाहे छोटे लगाओ, नेरो लगाओ, इफेक्ट सेम आते हैं। यानी फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या मुझे थोड़ा सा क्लियर करेगा कि ये कब वैलिड है सिचुएशन? देखो अब ध्यान देना, when total mass which you are pulling is constant, सपोज मैं 2 ब्लॉक ले रहा हूँ, क्योंकि आप ये लाइन तो पढ़ लेते हो लेकिन ये रीजन बहुत कम पढ़ते हो। इफ टोटल मास इज कांस्टेंट, आप अप्लाई करो 4 न्यूटन मोशन के लिए, इनको अलग अलग कर दो, तभी मोशन के लिए 4 न्यूटन लगा रहे हो। तो व्हेन द टोटल यू मास यू वांट टू पुल दैट इज कांस्टेंट, देन दिस आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल, अदरवाइज आप दिस आइडेंटिटी इज नॉट एप्लीकेबल। क्या आपको मेरी बात पता चल गया? बोलो भाई। Sir, can you repeat the slide last point that when the mass ओके is ओके ओके, बेटा मैं आपसे बोल रहा हूँ, हम लोग ये पढ़ते हैं फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, और हमने एक सवाल भी हम लोग करते हैं कि साइकिल के ब्रेक होते हैं, वो पतले लगाओ चाहे चौड़े लगाओ, इफेक्ट एक जैसे देते हैं। ये सिचुएशन ये कह रही है फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके पीछे एक छोटी सी रीजन ध्यान रखना, इट इज ट्रू व्हेन द मास व्हिच यू आर पुलिंग इज कांस्टेंट। यहाँ भी आप सेम मास पुल कर रहे हो, यहाँ भी सेम मास पुल कर रहे हो। ओके, कहने का मतलब देखो एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे अगर एरिया कॉन्टैक्ट में ए है, यहाँ पे एरिया ए प्लस ए 2a एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ये बात फील होती है क्या? बोल रहे हो क्या? yes sir? बट फ्रिक्शन इज सेम। तो पहला लॉजिक आपको ये आना चाहिए। सेकंड आपको लॉजिक आना चाहिए इसके अंदर, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। सेम ब्लॉक ले लेता हूँ, सेम में 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। अब आप में से एक जने ने क्या है, यहाँ पे काफी सारी फायर लगा दी, लाइक दिस, ये कैंडल जल रही है, सेम ब्लॉक है, अगेन यू रिक्वायर द 4 न्यूटन। सो फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। अब देखो कुछ चीजें बहुत तुम्हारे तो नहीं आएगी, कुछ चीजें कहीं के टॉपिक तो ओलंपियाड और टफ आ जाते हैं, दे चेंज द केमिकल एंड स्ट्रक्चरल सिचुएशन, तब सिचुएशन चेंज होती है, अदरवाइज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो सेकंड लॉजिक आपको ध्यान रहेगा, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। बोलो भाई। Yes. एंड थर्ड पॉइंट, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड। अगर एक ब्लॉक है जिसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, सेम ब्लॉक है, स्पीड बढ़ा दो 20 मीटर पर सेकेंड, तो आप लोग देखोगे ओनली 2 न्यूटन फोर्स इज सफिशिएंट। सो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज सेम, इट डज नॉट डिपेंड आप 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो। फिर वापस बोल रहा हूँ मैं, आप क्या अज्यूम कर रहे हो, देयर इज नो केमिकल नो मैकेनिकल चेंज ड्यू टू स्पीड। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देयर इज नो केमिकल एंड नो मैकेनिकल चेंज ड्यू टू स्पीड। विल यू कीप योर माइंड, आपके माइंड में रहेगी सारी बात। आगे चलो, आगे देखो।
चलो एक सवाल दे देते हैं। ऑल एवरीथिंग कैन गिव मी रिप्लाई। कोई भी एक जना बताएगा मुझे अच्छा लगेगा और मुझे जानना भी है कौन बता रहा है। Anyone of you? सर डी। डी। देखो एक आंसर मेरे पास है डी। देखो और कोई बोल सकता है? एक बच्चे ने एफर्ट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और भी कोई? सर डी होना चाहिए। डी होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ ऑप्शन बी इज ट्रू, क्या आप कुछ सोच सकते हो? देखो सुनो, अच्छी तरह सुनना है ना जो मैं बोलने वाला हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक बहुत बड़ी गारंटी है। अगर मैं कहता हूँ देयर आर टू ऑब्जेक्ट विच आर इंटरेक्टिंग टू ईच अदर, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक बहुत बड़ी गारंटी लेता है कि दोनों ऑब्जेक्ट में सेम डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बात आपको फील हो रही है क्या? यस सर। It means we can say work done on the two object will be cancelled by the Newton's third law. यस सर। देखो ध्यान से सुनना, नहीं तोते उड़ जाएंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वापिस रिपीट कर रहा हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की गारंटी है, कहीं लिखा था ना, कहीं चीज पे गारंटी वारंटी लिखा था। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स गारंटी ले लेता है, मैं गारंटी लेता हूँ। If there are two object A और B जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो दे विल अंडरगो सेम डिस्प्लेसमेंट। मैं दो बार बोल चुका हूँ ये बात। जो आपको, अगर आपने सीरियसली नहीं सोचा ना तो अच्छे सवालों में देखना, बैटिंग नहीं कर पाओगे। They will undergo same displacement. When they undergo same displacement, which means work done on the two object will cancel by Newton's third law. ये बात फील है क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो, कि फील नहीं हुई तो हाँ, नहीं तो ना। अरे भाई हाँ ना तो बोलना आता है ना। अभी टाइम लास्ट 5 मिनट से बचे अपने पास। Yes, sir. आ गया? अब क्या एवरीबॉडी इज क्लियर? ऑप्शन बी इज ट्रू। नेट वर्क डन ऑन टू ऑब्जेक्ट विल कैंसिल बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ इन स्टैटिक फ्रिक्शन केस। अब तो आपको बात फील होगी ना, देयर इज नो लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यस सर। Kinetic friction act between two bodies, always there is loss of mechanical energy, क्योंकि तो नेगेटिव वर्क करता है kinetic friction तो। ये आपको पता ही है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 ट्रू है, बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अभी भी किसी को डाउट हो तो बोलो। एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। चलो गुड। देखो अब लॉ ऑफ फ्रिक्शन को छोटे मोटे लॉ है, मैं बोल देता हूँ, कोई दिमाग नहीं लगाने इसमें ना। मैं भी रीड करता हूँ, तुम किसी बुक में देख के रीड कर लेना, मुझे भी थोड़ा बहुत ही पता रखता हूँ इनका। जब भी आपको पता है एफ इज प्रोपोर्शनल टू एन, जो मैंने लिखा था पहले, बस वही लिख देता हूँ। एफ इज प्रोपोर्शनल टू एन, यानी एफ इक्वल टू म्यू एन। लिमिटिंग में क्या आएगा? एफ लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इनटू एन। एफ काइनेटिक क्या आएगा? म्यू के इनटू एन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ा था आपको, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, वो आपको ध्यान रखना होगा। तो छोटी छोटी दो बातें, एंड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। तो 3 पॉइंट ध्यान रख लेना। डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड यू विल से डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है जी। ओके, आप लोग ध्यान रख लोगे? यस आगे सर। चलो, इससे पहले कुछ छोटी सी आपसे बात कर लो। एक बात कर लो, कोई भी रिप्लाई करेगा मुझे अच्छा लगेगा। एक बात कर, कैन आई से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन 1? एक सवाल तुम आपसे पूछा, तो
दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, कैन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बी नेगेटिव? दो सवाल पूछे, कोई भी मुझे थोड़ा सा ब्रेन पे एफर्ट करके मुझे बताए। कैन आई से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बी ग्रेटर देन 1?